जी, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से 15.8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप अ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप। आप फ्लैट लूप ऑफ वायर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो किस तरह रखेंगे कि वहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो। देखें, अगर हम फ्लैट लूप ऑफ वायर को मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रख दें, जिस तरह ये रेड कलर की मैं लूप यहाँ पर शो कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनको हम ये डार्क ब्राउन कलर से शो कर रहे हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ द लूप के पैरेलल हैं तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के अंदर से पास नहीं करेगी, सारी की सारी लाइनें उसकी साइड से गुजर जाएंगी और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो उस वक्त ईएमएफ जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर हम इस जगह पर वेक्टर एरिया ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर ये मैं कर्सर चला रहा हूँ, तो वेक्टर एरिया स्क्रीन से आउटवर्ड होगा। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। कॉज 90 के ऊपर ज़ीरो होता है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अगर डेल फाई की जगह पर यहाँ पर ज़ीरो लिखें तो ईएमएफ भी ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, इफ़ वी प्लेस द प्लेन ऑफ द लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन change of magnetic flux will be zero, therefore EMF is also equal to zero. जी, इसमें वो कह रहे हैं कि in a certain region the earth's magnetic field point vertically down। एक ख़ास जो रीजन है वहाँ पर ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउन है। When a plane flies due north, which wing tip is positively charged? तो अगर कोई प्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा हो तो कौन सा विंग टिप जो है उसका पॉजिटिवली चार्ज होगा? तो देखें, ये जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। ये प्लेन आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर ये प्लेन नज़र आ रहा होगा, ये अपवर्ड जा रहा है। यहाँ पर अगर ये देखें इस जो डायग्राम है उसके लिहाज से ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब प्लेन की डायरेक्शन ये अपवर्ड, इस लिहाज से नॉर्थ की तरफ हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू ले रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फोर्स इस साइड पे लगेगी और ये जो साइड है राइट हैंड रूल के तहत ये कौन सी बन रही है? ये वेस्ट बन रही है। तो हम यहाँ पर चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वेस्ट की तरफ लगेगी, जिसकी वजह से सारे चार्जेस इस पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और ये जो वेस्ट साइड वाला एरोप्लेन का विंग है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जी, 15.9 के बाद जो है 15.13 है, 15.10 भी है। 15.10 में वो कह रहा है शो दैट E and del phi over del t have same units। हमने ये साबित करना है E और उसके साथ del phi डिवाइडेड बाय del t इनके यूनिट सेम हैं। E EMF है, EMF का फॉर्मूला है वर्क ओवर चार्ज, वर्क का यूनिट जाउल और चार्ज का कूलम, जाउल पर कूलम ये वोल्ट के बराबर है। उसके बाद del phi ओवर del t के यूनिट हम दूसरी साइड पे ले रहे हैं। डेल फाई जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, इसका यूनिट वेबर है, टाइम का सेकंड है, और वेबर किसके बराबर होता है वो आप निकाल सकते हैं। आपको पता है फाई बराबर होता है बी ए के। मैक्सिमम की हम कंडीशन ले लेते हैं और
मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। टेस्ला होता है जो कि बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। और एरिया की जगह पर हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये वाला मीटर स्क्वायर इस मीटर से कट जाएगा और वेबर हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर। अब इस वेबर की जगह पर हमने ये लिख दिया यहाँ पर न्यूटन और ये मीटर और साथ में ये एम्पेयर, और ये वाला सेकंड वैसे का वैसे ही आ गया। एम्पेयर की जगह पर कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। एम्पेयर बराबर होता है कूलम पर सेकंड के। तो इस एम्पेयर की जगह पर अगले स्टेप में हमने जो है वो लिख दिया कूलम पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर आप सबको पता है जाउल के बराबर होता है, तो ये जाउल पर कूलम आ गया जिसको वोल्ट कहते हैं। इसके बाद है 15.13। वो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ एरिया ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप सो दैट एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। क्या ये मुमकिन है कि हम लूप का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज करें और उसके बावजूद ईएमएफ इंड्यूस ना हो? तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो फेराडेज लॉ है उसका फॉर्मूला ये है E इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए। अगर बी और ए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। जी हम इसको ये लिख रहे हैं कि अगर हम बी और ए इन दोनों के प्रोडक्ट को इस तरह से चेंज करें, फाई इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पर लिखें बी और इधर हम लिखें ए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया ए को इस तरह से चेंज करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। फ़र्ज़ करें मैग्नेटिक फील्ड अगर डबल की है तो एरिया हाफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स की है तो एरिया ए बाई 3 कर दें, यानी 1/3 कर दें, तो इनका प्रोडक्ट सेम रहे। अगर इनका प्रोडक्ट सेम रहा तो इसमें चेंज कितना आएगा? जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसमें चेंज ज़ीरो आता है, तो यहाँ पर डेल फाई की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, इसमें इस डेल फाई की जगह पर ये ज़ीरो लिख देंगे, जिसकी वजह से ये सारा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो EMF इंड्यूस नहीं होगी। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे इफ़ वी चेंज बोथ magnetic field and area of the loop in such a way that their product remains constant, then del phi will be 0, so EMF is also 0. उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो गए इसमें जो गिवन है 15 के, और न्यूमेरिकल्स जो है वो देखेंगे 15.9, 13 जी 4, 5, 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आ जाएं। उसमें 1, 2, 3 और 7, 8, 10 है। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें वो कह रहा है an EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar moving through magnetic field of 0.22 Tesla
What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar, assuming that other factors remain same? डाटा लिख दिया। जो पहली EMF दी है 0.45 वोल्ट, जो पहली मैग्नेटिक फील्ड दी है वो 0.22 टेस्ला, जो दूसरी EMF दी है 1.5 वोल्ट है। हमने सेकंड केस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करनी है। तो बार है, बार यानी एक वायर, तो उसमें फॉर्मूला है मोशनल EMF का E इक्वल्स टू VBL साइन थीटा। फर्स्ट केस के लिए E1 VB1L साइन थीटा लिख दिया। E और B के साथ नंबरिंग सिर्फ इसलिए शो की क्योंकि उसने कहा बाकी फैक्टर सारे सेम हैं। अच्छा, E2 के साथ हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू VB2L साइन थीटा। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, यहाँ पर हमने जस्ट ये किया कि B1 की जगह पर उसकी वैल्यू 0.22 लिख दी और ये B2 को वैसे का वैसे ही रहने दिया, और इधर लेफ्ट साइड पे E1 की वैल्यू थी 0.45 वो लिख दी, और इधर E2 की वैल्यू हमने 1.5 लिख दी। अब इक्वेशन 1 को ऊपर रखा और 2 से डिवाइड किया, तो इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में 0.45 था, इधर 1.5, 0.45 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू, इधर राइट साइड पे था V इंटू 0.22 इंटू L साइन थीटा, वो लिखा ओवर ये VB2L साइन थीटा। जब इस टर्म को ऊपर रख के इस टर्म से डिवाइड किया तो साइन थीटा से साइन थीटा, L से L और V से V कट गया, जस्ट यहाँ पर बच गया 0.22 और इधर नीचे बच गया B2, तो ये लिखा 0.22 डिवाइडेड बाय B2। B2 ऊपर ले गए, 1.5 को इधर ले गए, 0.45 को नीचे ले आए, सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास 0.73 टेस्ला आंसर आ गया। इसमें वो कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ हार्श मैग्नेट इज 0.5 मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है हार्श मैग्नेट के जरिए से, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5। फाइंड द EMF इंड्यूस इन द स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू B when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal with a speed of 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वायर जो है उसको जब मूव करवाया जाता है 60 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, तो आप ये बताएं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो आप ये बताइएगा कि उसमें EMF कितनी इंड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर डाउनवर्ड है, जो वायर है उसकी पोजीशन पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब वो 60 डिग्री तक मूव करके आ गए। तो वैल्यूज हमने लिखी, डाटा में B लिखा 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड किया तो 0.05 मीटर आ गई, वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है इसलिए इसको 1 मीटर पर सेकंड कह दिया। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। V और B के दरमियान एंगल जो है यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान एंगल 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्रीज। अब इसमें 90 डिग्रीज में हमें ये वाली चीज़ जो ब्राउन कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये हमने माइनस कर देना है 90 में से, ये वाला हमने माइनस कर देना है। अब ये माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर 90 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास 30 रह गया, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री। मोशनल EMF का फॉर्मूला लगाया, E इक्वल्स टू VBL साइन थीटा, V की वैल्यू 1, B की 0.5 और L की 0.05 और साइन 30 डिग्री। सबको सॉल्व किया तो 1.25 क्रॉस 10 पर -10 आ गया हमारे पास। 1.25 क्रॉस 10 पर -2 वोल्ट, ये हमारे पास आंसर आ गया। 15.3 है अ कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स। एक कॉइल है वायर की, उसकी 10 लूप्स हैं। ईच लूप हैज एन एरिया 1.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हर लूप का एरिया 1.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर स्क्वायर है।
A magnetic field is perpendicular to the surface of the each loop at all time. एक मैग्नेटिक फील्ड हर वक्त परपेंडिकुलर है लूप के एरिया के, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है. जब सरफेस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this time. तो हमें एवरेज EMF फाइंड करनी है इस टाइम में अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.05 टेस्ला से चेंज होकर ये हो जाती है 0.06. नंबर ऑफ लूप्स 10. एरिया ऑफ द ईच लूप 1.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर. डेल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.06 में से 0.05 को माइनस कर दिया तो 0.01 टेस्ला आ गया. डेल्टा टी 0.1. EMF फाइंड करनी है. फैराडे लॉ हमें पता है. फैराडे लॉ एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी लिख दिया. डेल फाई की जगह पर डेल बी इंटू ए लिख दिया. कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा? मैग्नीट्यूड्स में लिखने क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स है और मैक्सिमम फ्लक्स में कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है. अच्छा, अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दी. एन की वैल्यू 10, डेल बी की 0.01, एरिया की वैल्यू 1.5 एक्सपोनेंट -3 और डेल्टा टी की वैल्यू 0.1. सबको सॉल्व किया तो 1.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया. अब प्रॉब्लम्स में 15.3 भी था और उसके बाद 7 है, 7, 8 और 10. जी बेटा. ठीक है. फोर न्यूमेरिकल भी शामिल है तो फोर न्यूमेरिकल में वो कह रहा अ सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच. एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 15 टर्न्स हैं और हर टर्न का एरिया 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है. द प्लेन ऑफ द कॉइल, रेडियस से मुराद ये वाला फासला, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला. ये सर्कुलर कॉइल शो की गई है तो ये सेंटर से बाउंड्री तक फासला रेडियस है. अच्छा, द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री. जो कॉइल का प्लेन है वो 40 डिग्री पे लाई कर रहा है टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑफ 0.2 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला है. इफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला इन 0.2 सेकेंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जाता है 0.5 टेस्ला 0.2 सेकेंड के अंदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF. हमें इंड्यूस EMF की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करनी है. अब इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स लिखे, रेडियस लिखा, सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.02 मीटर. थीटा 40 डिग्री है. ये थीटा था प्लेन ऑफ द कॉइल्स का, कॉइल के प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और हमें एंगल चाहिए वेक्टर एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के साथ. देखें प्लेन ये है, ये सारा प्लेन के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ. ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की ये प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है. अब प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का ये B है. ये आपको जो एरोज नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड B है. मैग्नेटिक फील्ड B और प्लेन सरफेस के दरमियान एंगल जो दिया हुआ है वो है 40 डिग्री. ये वाला एंगल यहाँ पर डायग्राम में आप देखें ये 40 डिग्री है. हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में जो एंगल चाहिए वो किसके दरमियान होता है? वो होता है वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल होता है. तो यहाँ पर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ये है, ये जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये कितना होगा टोटल? अगर आप इसको देखें ये वाला टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 है.
ये टोटल 90 डिग्री है, इस 90 में से ये ऊपर वाला 40 निकाल दें तो आपके पास जस्ट ये वाला एंगल आ जाएगा, ये नीचे वाला एंगल ए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो 90 माइनस 40 करें कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये वाला एंगल 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें हमने ये फार्मूला लिखा E इक्वल्स टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। डेल फाई की जगह पर डेल बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, डेल बी डॉट ए लिख दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, और डॉट को ख़त्म किया तो कॉस थीटा आ गया। अब एरिया चूंकि कॉयल सर्कुलर है, उसने जिक्र किया है क्वेश्चन में, तो सर्कुलर कॉयल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया पाई आर स्क्वायर, डेल बी वैसे का वैसे ही और कॉस थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 15, डेल बी की वैल्यू जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 में से 0.2 गया तो 0.3 आ जाएगा। डेल बी की जगह पर 0.3, पाई की जगह पर 3.14, आर की जगह पर 0.02 और कॉस थीटा की जगह पर हमने 50 लिख दिया। डेल्टा टी टाइम दिया हुआ 0.2 वो हमने लिख दिया। सारी वैल्यूज इधर पुट की तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 1.8 क्रॉस 10 पर -2 टेस्ट वोल्ट आ रहा है, ईएमएफ है। नेक्स्ट है 15.5 है, टू कॉइल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, दो कॉइल्स हैं वो साइड बाय साइड पड़ी हैं। एन ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पेयर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि जब एक कॉइल में 200 एम्पेयर पर सेकंड से करंट चेंज होता है तो दूसरी कॉइल के अंदर 0.8 वोल्ट की ईएमएफ पैदा हो जाती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड करनी हमने। तो ईएमएफ 0.8 वोल्ट, डेल आई ओवर डेल्टा टी 200 एम्पेयर पर सेकंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला ये था एम इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन ई एंड डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ईएमएफ की वैल्यू 0.8, डेल आई ओवर डेल टी की वैल्यू 200, डिवाइड किया 4 क्रॉस 10 पर -3 आया और ये हमारे पास आ जाएगा 4 मिली हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। इसके बाद 7 है, सेवन न्यूमेरिकल में वो कह रहा सोलेनाइड हैज 250 टन्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन करंट इज 2 एम्पेयर। कह रहा कि हर टर्न में से कितना फ्लक्स पास करेगा जब करंट 2 एम्पेयर हो। व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 20 एम्पेयर पर सेकेंड, जब करंट चेंज करता है 20 एम्पेयर पर सेकेंड की रेट से। तो नंबर ऑफ टर्न्स 250 था, सेल्फ इंडक्टेंस जो दी है 2.4 मिली हेनरी थी, मिली की जगह पर 10 पर -3 आ गया। करंट 2 एम्पेयर था, डेल आई ओवर डेल टी 20 एम्पेयर पर सेकेंड था। हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न और ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले में हमने ये पढ़ा था एन फाई इक्वल्स टू एल आई, और दूसरा जो फार्मूला अप्लाई होना है ईएमएफ के लिए वो भी सेल्फ इंडक्शन में ही पढ़ा था, ई इक्वल्स टू एल डेल आई ओवर डेल टी। तो हमने पहले इस इक्वेशन नंबर 1 से ये लिया एन फाई इक्वल्स टू एल आई, हमें फाई फाइंड करना है, इसको इधर रहने दें, ये एन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाई बराबर आ गया एल आई ओवर एन। वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास L की जगह पर 2.4 क्रॉस 10 पर -3, I की जगह पर 2 एम्पेयर आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स 250 था। सबको सॉल्व किया 1.92 क्रॉस 10 पर -5 वेबर आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है EMF। तो L की वैल्यू 2.4 क्रॉस 10 पर -3 और उसके साथ जो डेल आई ओवर डेल्टा टी है उसकी वैल्यू 20 दी हुई है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास आंसर जो आया है 48 क्रॉस 10 पर -3 वोल्ट, 48 मिली वोल्ट भी कह सकते हैं।
जी 15.8 है। अ सोलेनाइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक सोलेनाइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। सोलेनाइड की लेंथ से क्या मुराद है, ये सोलेनाइड है, इसकी वायर की लेंथ नहीं है, ये सोलेनाइड की लेंथ है, यानी ये इतनी लेंथ जो है इसको सोलेनाइड की लेंथ कहा जा रहा है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका ये वाला जो एरिया है, ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इस एरिया को इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जा रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्न्स 520 है। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड, सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइंड करनी है। व्हेन द कोर इज एयर, जब सोलेनाइड का कोर यानी तार को हवा पे लपेटा हुआ, यानी उसके दरम्यान में कोई चीज़ नहीं है, रॉड नुमा कोई चीज़ नहीं है जिस पे लपेटी हुई है, हवा पे है। इफ द कोर इन द सोलेनाइड इंक्रीजेज थ्रू if the current in the solenoid increases through 1.5 ampere in 0.2 second, find the magnitude of the induced EMF in it। तो वो कह रहा है अगर करंट 1.5 एम्पेयर तक इंक्रीज करता है तो आप ये बताएं कि 0.2 सेकंड के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ तब कितनी होगी। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी। सोलेनाइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.08 आ गया। एरिया जो है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ लिखते हैं, वो हमने लिख दिया। नंबर ऑफ टर्न्स 520, डेल आई की वैल्यू 1.5 एम्पेयर, डेल टी की वैल्यू 0.2 और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है। हमें जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस एल और ईएमएफ फाइंड करनी है। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, तो ये हमने किस में टॉपिक में पढ़ा है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के टॉपिक में पढ़ा था। तो उस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी, इसमें म्यू नॉट की वैल्यू ये लिख दी 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन ओवर एल, इसका स्क्वायर ऊपर ही रहने दिया, कैपिटल एन की जगह पर 520 लिख दिया और लेंथ की जगह पर 0.08 इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये 0.08 ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर मैं साइड पे थोड़ा लिख देता हूँ, स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो उसके तहत ये लिखा गया। एरिया जो है वो 0.5 क्रॉस 10⁻⁴ है और आई जो है वो 0.08 है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, सॉरी लेंथ जो है 0.08 है। तो ये हमारे पास टोटल इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2.12 क्रॉस 10⁻⁴ हेनरी। उसके बाद इक्वेशन 2 जो है उसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमने ईएमएफ फाइंड कर लिया। कैपिटल एल की वैल्यू 2.12 क्रॉस 10⁻⁴ हेनरी, ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल आई ओवर डेल टी, डेल आई की वैल्यू 1.5 थी और डेल्टा टी 0.2 था, तो सबको सॉल्व किया तो 1.6 क्रॉस 10⁻³ वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ गया। जिसके बाद 10 है, वो कह रहा है लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, किसी भी दूसरी फील्ड की तरह ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करती है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ्स फील्ड इज 7 क्रॉस 10⁻⁵ टेस्ला। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर जो हुई है इतनी जगह पर जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 7 क्रॉस 10⁻⁵ टेस्ला है। इफ़ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ, और उस जगह का एरिया 10 क्रॉस 10⁸ मीटर स्क्वायर है, एंड हैज़ हाइट ऑफ 750 मीटर, और उसकी हाइट जो है वो 750 मीटर है। इतनी जगह पर
आप बताएं कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो बी की वैल्यू 7 क्रॉस 10 रेज़ पर -5, एरिया 10 क्रॉस 10 रेज़ पर 8 मीटर स्क्वायर, लेंथ 750 है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई क्रॉस 10 रेज़ पर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है। हमें यू फाइंड करना है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फार्मूला हमने ये पढ़ा था 1/2 बी स्क्वायर एल ओवर म्यू नॉट। तो बी की जगह पर 7 क्रॉस 10 रेज़ पर -5 लिखा और म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई क्रॉस 10 रेज़ पर -7 लिखा, पाई की जगह पर 3.14। एरिया जो है वो 10 क्रॉस 10 रेज़ पर 8 था। लेंथ और हाइट, इसको हमने लेंथ को 750 मीटर लिखा, यही हाइट है तो ये 750 आ गया। इस सब को सॉल्व किया पहले, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है इसका वो आया है 1.46 क्रॉस 10 रेज़ पर 9 जूल। चलें, टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका जो न्यूमेरिकल आपके रह गए हैं फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।